कि जो अभी ये कह रहे हैं एलजेपी के स्पोक्स पर्सन, उसमें एक चीज़ जोड़ देना चाहती हूँ कि देखिए हम थोड़ा बह रहे हैं आगे इंडिया गठबंधन के पक्ष में, यानी कि क्योंकि भाजपा ने जो कहा था कि 400 पार, उन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी या कुल्हाड़ी पर पाँव मारा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप वोट शेयर देखें तो भाजपा का वोट शेयर 38% है, पिछली बार से ज़्यादा। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जी थोड़ा सा ज़्यादा, और कांग्रेस का वोट शेयर है 23%। तो इसमें 15% जहाँ पर वोट शेयर ज़्यादा है उसका भी सम्मान हमें करना पड़ेगा। एज ए जर्नलिस्ट यूँ तो नहीं कह सकते कि जी ये इनकी सीटें 100 पहुँच गई तो इसलिए बहुत ज़्यादा। और मैं एक और चीज़ जोड़ दूँ, ये तीसरा टर्म भी था, हमें याद रखना होगा। महंगाई बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा थी, भले उस पर प्रधानमंत्री का बीच चुनाव एक्सप्लेनेशन भी आया। ये तीसरा टर्म था और 3 बार अगर कोई चेहरा, एक ही चेहरा, तो वो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है। वोट शेयर एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको हम दरकिनार कर रहे हैं। बल्कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि वोट शेयर के मुताबिक आपके मिनिस्टर बनने चाहिए। वोट शेयर ठीक है, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। लेकिन सवाल ये है, ये जो एलजेपी के स्पोक्समैन साहब हैं, इज अ यंग मैन। देखिए प्रधानमंत्री जो है, हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, ये जब से गुजरात में सत्तारूढ़ हुए हमेशा इन्होंने संपूर्ण बहुमत वाली सरकारें चलाई हैं। आज के दिन सवाल ये उठता है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री के पास वो टेम्परामेंट है, वो सेंस ऑफ अकोमोडेशन है, दूसरों को स्पेस देने की वो मादा है कि वो मिली जुली सरकार के प्रधानमंत्री रहे, जैसे अटल जी रहे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जगह क्यों छोड़ी आडवाणी जी ने? इसीलिए छोड़ी क्योंकि अटल जी के पास वो सलाहियत थी कि सबको साथ लेके लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज सर, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अचानक से जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, तभी ये कहा जा रहा था ना कि इनके पास कोई केंद्र में कोई एक्सपीरियंस नहीं, मंत्री के तौर पर भी एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने चलाया बेहतर तरीके से। देखिए ये जो पूरा इलेक्शन का रिजल्ट आया है, अब मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, हम तो एनालाइज कर रहे हैं। और सच बात है कि आज के दिन 296 जो है वो क्लियर मेजॉरिटी है, प्री पोल अलायंस है, और राष्ट्रपति को इन्हीं को निमंत्रण देना पड़ेगा। ये बात सच है, और निमंत्रण देके तो इनकी सरकार बनेगी। लेकिन दूसरा पहलू आप देखिए कि ये जो मैंडेट, अब जो मैंडेट है बीजेपी के पास, अब वो बीजेपी पिछली बार की तरह खुद से मेजॉरिटी रखने वाली वो पार्टी नहीं है। गठबंधन का देखिए, हर कोई जो गठबंधन होता है वो आम की तरह होता है, वो जो उसमें जो गुठली होती है ना बीच में, वो उसको इकट्ठा रखती है। समझ रहे हैं सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। दीपक रजानी जी आपके पास आ रही हूं, क्या कहते हैं आप जो विनोद जी कह रहे हैं, वो टेम्परामेंट, ये एक बड़ा चैलेंज होगा तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए, और आप उसमें उनको कितना सक्षम पाते हैं? अनम्यूट कर दीजिए प्लीज अपने आप को सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी के लिए कोई चैलेंज नहीं रहेगा। गुजरात में 14 साल और दिल्ली में 10 साल, और वो 5 साल के लिए आगे बढ़ेंगे, हम जानते हैं। और हकीकत में विनोद जी की बात के साथ मैं इसलिए एग्री करता हूं कि 370 की बात बीजेपी ने की थी और 400 पार एनडीए का नारा लगाया था, तो उसको आप अगर देखें तो बीजेपी अभी 240 242 पे आके रुकती है। अगर नरेंद्र भाई जिस हिसाब से जाने जाते हैं कि भाई वो अंदर की आत्मा की आवाज कभी सुनते हैं और कभी पब्लिक को अच्छी लगने की बात करते हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि वो दूसरे किसी को आगे करे, ऐसी बात हो सकती है। लेकिन मैं नरेंद्र भाई को जानता हूं 24 साल से, वो नहीं करेंगे और तीसरी टर्म के लिए आगे बढ़ेंगे वो। और क्यों करना चाहिए, मैं ये दिनेश जी आपको भी शामिल करना चाहती हूँ, आपको लगता है क्यों करना चाहिए? उन्होंने अपने नाम पर चुनाव लड़ा है, ये तो थाली में परोस के देने समान नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि एनडीए ने एक साथ चुनाव लड़ा था, एनडीए के नाम एनडीए गठबंधन जो है चुनाव से पहले बना था, तो ये एक आधार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी ये कह सकती है कि हमने अलायंस में चुनाव लड़ा था और अलायंस के लिए हमने कहा था, लेकिन उनको ये भी ज़रूर बताना पड़ेगा कि 400 पार का जो नारा है वो कहाँ पर फेल हो गया, कहाँ पर गलती होगी, इस पर भी उनको जवाब देना होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि
अलायंस जो है, अलायंस में मेजॉरिटी अलायंस की, अलायंस एक साथ प्री पोल अलायंस था, इसीलिए जो है उनका सरकार बनाने का जो है हक बनता है। मैं इसका एक और एंगल देख रही हूँ, हसन चंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ, इस पर आप रिएक्ट करिएगा। वो ये कि दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इसे हम इस तरीके से क्यों देखें कि 296 पर आया तो आपने 400 कहा, वो नहीं हुआ। इसे इस तरीके से क्यों ना देखा जाए कि एक कदम आगे बढ़ने से पहले एक झटका और फिर आदमी और अलर्ट हो जाता है आगे के लिए। ये उस रूप में भी तो काम कर सकता है जो 2029 की बात होती है, उस लिहाज से अगर मैं सोचूं तो। देखिए अभी तो ये नहीं रुझान, अभी ये रुझान है, और जो समय आगे बढ़ेगा, ये जो आंकड़े 296 एनडीए को दिखा रहे हैं वो नीचे आएंगे, और शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर हो जाएगी। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट धीरे चल रही है, हम एक्स पे कोई पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लगातार इस प्रयास में हैं, रिजल्ट इलेक्शन कमीशन नहीं आ रहे हैं। हमारी आपत्ति उस पर भी है कि काउंटिंग इतनी स्लो क्यों चल रही है। ईवीएम से चुनाव हो रहा है, नतीजे आ जाने चाहिए थे, वो नतीजे अभी तक नहीं आ रहे। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जो सपना देख रही है सरकार बनाने का, वो सपना पूरा होने वाला नहीं है। कुछ पहले एग्जिट पोल आते हैं जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के खिलाफ होते हैं, कहीं हमको 6 सीटें दिखाई जाती, कहीं कहा जाता है कि परिवार की सीट बचा लीजिएगा तो वो भी बहुत है। तो जनता ने वोट डाला है, जनता ने बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे वोट डाला है, पुरानी पेंशन पे वोट डाला है, पेपर लीक पे वोट डाला है। ठीक है, आप लोगों के मुद्दे चले वो तो समझ आ रहा है, लेकिन एक चीज जो आप लोग फिर इंगित कर रहे हैं, और ये एक ट्रेंड बन गया है विपक्ष का, ऐसा नजर आता है कि हर चीज में एक शक व शुबा आप लोग जोड़ देते हैं। ये कहां तक जायज है स्वतंत्र एक खुशनुमा लोकतंत्र के लिए? मीना, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस रहा है, और छोटे छोटे कमेंट में आप दोनों से भी चाहूंगी, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर आप लोग मेरे सामने। अब ये जो धीमी काउंटिंग हो रही है, हम जानते हैं मीना 64 करोड़ वोटर, ये उसका भी तो कारण हो सकता है, रिकॉर्ड वोटर्स हैं। लेकिन आप पिछले 2 चुनावों की ये वैलिड कितना है आर्ग्यूमेंट, और कांग्रेस पार्टी ने इस पर इलेक्शन कमीशन किस तरह से रिएक्ट करता है वो हम देखते हैं। लेकिन पिछले 2 चुनावों की अगर हम तस्वीर निकाल कर देखें, समय देखें, 2014 में तकरीबन 2 बजे तक सब चैप्टर क्लियर हो चुका था, ऑलमोस्ट सारी कहानी। बीजेपी बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे अमित शाह उस दिन, आज दिख नहीं रहे अमित शाह, और अभी तक कोई नजर नहीं आया। हालांकि देखना होगा कि इस कंपेन में कितनी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। मीना, महुआ मोइत्रा 52,000 से ज्यादा वोटों से आगे, नलिनी जी और निशिकांत दुबे कम से कम 630 वोटों से पीछे थे। तो जिन्होंने इतनी लड़ाई उनके खिलाफ लड़ी, इतनी लड़ाई लड़ी, तो आप देख लीजिए जनता ने क्या ये साबित कर दिया विनोद जी, तो कहना पड़ेगा कि आप गलत थे। देखिए बात यह है कि देखिए महुआ ने जो किया, जो भी नहीं किया, उस पे ज्यूरी स्टिल आउट, बट शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पार्लियामेंटेरियंस वी हैव सीन। उसी का फायदा शायद उनको मिला। समय इस वक्त इतना ही था, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन न्यूज़ 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है जब तक नतीजे पूरी तरीके से साफ स्पष्ट नहीं हो जाते। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं तुरंत।